हेलो। हाँ जी। नमस्कार आप सभी को। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पे श्री गंगानगर पे स्वागत है। तो जो अभी नए जुड़े हैं चैनल के ऊपर जल्दी से वीडियो को लाइक किया जाए और चैनल को सभी ग्रुपों में शेयर कर दो, जो भी आपके पास फालतू के ग्रुप होते हैं, क्योंकि काम के तो है नहीं आपके कोई फालतू के ग्रुप है, जो इसके अंदर सेव शेयर कर दो। और जो भी बटन को अभी जिसने भी बटन को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करके और पास में घंटे वाला बटन को दबा दो, क्योंकि जो भी अपनी नई वीडियो मिलती रहेगी आपको सेट 1 के नाम से, सेट 2, सेट 3, ऐसे इंडियन ज्योग्राफी के सारे एमसीक्यू अपने सेट से निकाल देंगे, जो कि आपके आने वाले भर्ती जो भी एसएससी लेवल की, यानी कि मैं ऐसे कहूँ तो सेंट्रल लेवल की जो भी वैकेंसीज होती है उसके अंदर आपको लाभदायक होगी। जैसे एसएससी की बात करें, बैंकिंग की बात करें, जीडी की बात करें, या फिर रेलवे की बात करें, हर डिफेंस के एग्ज़ाम की बात करें, तो उसके अंदर जहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन लगता हो, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ भी पोर्शन लगता हो वहाँ से अपने एमसीक्यू काम आएंगे। तो कुछ एक पर्सन लेके आए हैं, आगे चलते हैं अपने। और बाकी आपने थंबनेल देख लिया होगा, भारत का सामान्य परिचय थोड़ा सा बेसिक यहाँ से मैंने कल ही पढ़ रहा था, तो मेरे को लगा भी सामान्य परिचय से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो अपने बता देते हैं। सामान्य परिचय से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो मैं सोचता हूँ भी इससे भी थोड़े प्रश्न आपको ज़्यादा बता दिए जाए तो क्या पता किसी का भला हो जाए। तो आगे चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये मैंने पहले भी सेट 1 में करवा दिया, लेकिन मेरे को लगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न वापस आ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न वापस आ सकता है। तो जो भी अभी नए जुड़े हैं जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला बटन जल्दी से दबा दें, क्योंकि जो भी ऑफर कोचिंग के जो भी ऑफर वगैरह डिस्काउंट वगैरह ऑफर आपको मिलते रहेंगे, अपडेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो पहले सबसे पहला प्रश्न करते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? मैं पहले भी करवा चुका हूं, लेकिन मैंने दूसरी बार इसको लेके आया हूं, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल में, कहने का मतलब प्राचीन काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था, या मैं कहूँ प्राचीन समय में भारत कौन से द्वीप का नाम से मशहूर था, तो वो कौन सा द्वीप था? उस द्वीप का जिसका नाम से मशहूर था उसे बोलते हैं जम्बू द्वीप। प्राचीन भारत में, प्राचीन काल में भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था। या मैं कहूँ प्राचीन काल, कौन सा प्राचीन काल? प्राचीन काल यानी कि वो प्राचीन काल जिसके अंदर महात्मा बुद्ध हुआ करते थे, महात्मा बुद्ध। तो बौद्ध काल के अंदर, बुद्ध काल के अंदर जिसमें महात्मा बुद्ध हुआ करते थे। तो आईएएस के एग्जाम में एक बार ऐसे प्रश्न पूछा गया, आईएएस 2014 जो कि प्री का एग्जाम था, उसके अंदर पूछा गया बुद्ध काल के अंदर भारत को किस नाम से पुकारा जाता था, किस नाम से? जम्बू द्वीप से नाम से पुकारा जाता था। ऐसे याद रखना, प्राचीन काल में भारत को, भारतवर्ष को किस द्वीप के नाम से पुकारा जाता? जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा, यानी कि मैं कहूँ तो कौन से काल में? बुद्ध काल के अंदर। तो जल्दी से जो भी अभी नए और जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और बेल आइकन को दबा दो। दूसरे प्रश्न क्यों, ऐसा कोई ये द्वीप नहीं है। हाँ, पुष्कर, अपने पुष्कर द्वीप कुछ भी नहीं है, लेकिन पुष्कर स्थान जरूर है अजमेर में। पुष्कर स्थान जरूर है, कहाँ पे? अजमेर। अजमेर तो कहाँ पे? राजस्थान में पड़ता है। अजमेर में राजस्थान का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। राजस्थान का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे? अजमेर के अंदर है। राजस्थान का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे? अजमेर के अंदर है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और प्रश्न की, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। प्रश्न नंबर 2, वापिस से मेरे को इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा था, फिर मैं वापस इस प्रश्न को लेके आया हूं। सर्वप्रथम इंडिया, सर्वप्रथम इंडिया, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किसने किया था? किस भाषा में, सॉरी, किसने या फिर किस भाषा में किया गया था? तो आपको बता दूं, भारत के लिए सर्वप्रथम इंडिया जो यूज किया गया था वो ग्रीक भाषा का शब्द था, ग्रीक भाषा का शब्द था। सबसे पहले जो इंडिया शब्द भारत के लिए यूज किया गया था वो ग्रीक भाषा का शब्द था। कौन सी भाषा का? ग्रीक। बेसिक सा प्रश्न पूछा गया था पटवार के एग्जाम में, राजस्थान के 2016 मेंस की बात करते हैं, उसके अंदर भारत के लिए उपयोग होने वाला इंडिया शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और इंडिका की बात करें, इंडिया से इंडिका की बात करें, इंडिया से इंडिका की बात करें, इंडिया तो मेगास्थनीज की पुस्तक है। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की पुस्तक है। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हुआ करता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हुआ करता था।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज हुआ करता था। इसकी एक बुक का नाम है इंडिका, लेकिन इंडिया तो ग्रीक भाषा में यूज किया गया था। तो यहाँ पे अपना इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था, ग्रीक भाषा में। तो चलते दूसरे प्रश्न की ओर। अच्छा, प्रश्न नंबर ये अपना, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या? आपने किया था वो उस दिन, पता होगा आपको, पता होगा क्या? सी ऑप्शन। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा क्या? तो अपने खूबसूरत से भारत का निर्माण करते हैं। ये अपना खूबसूरत सा भारत बना देंगे अभी अपने 1 मिनट में, खूबसूरत से भारत का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, 1% सही है। ये क्या दिक्कत हो गया इसके, किधर से कट से हो जाएगा? ये लो काट दिया आपने। अच्छा, अगर मैं बात करूं भारत की दक्षिणी बिंदु की बात करूं, तो भारत का दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट है। भारत का उत्तरी बिंदु की बात करूं तो 37 डिग्री 6 मिनट पड़ता है। भारत की अगर इस बिंदु की बात करूं तो 68 डिग्री 7 मिनट पड़ता है। अगर इस बिंदु की बात करूं तो 97 डिग्री 25 मिनट पड़ता है। लेकिन जब अंडमान निकोबार को साथ में काउंट कर लिया जाता है तो अंडमान निकोबार भारत के दक्षिण में पड़ता है, यानी कि यह जो शुरू होता है वहां पे 6 डिग्री 4 मिनट है। अगर वैसे आपसे पूछे कभी, वैसे अगर आपसे पूछ ले भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा, भारत का सबसे दक्षिणी, सबसे बोल रहा हूं मैं, बार बार सुन लेना ध्यान से, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? तो ये नहीं होगा, क्योंकि भारत का हिस्सा ये भी पड़ता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट होगा। ये तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। तो अपने से मुख्य भूमि पूछ रहा है, कौन सी भूमि पूछ रहा है? मुख्य भूमि पूछ रहा है। जल्दी से जो नए आए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। ये तो कौन सा है? भारत का दक्षिणी बिंदु है, भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु है। ये तो भारत का दक्षिणी बिंदु है, लेकिन ये तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। तो अपने प्रश्न के हिसाब से इसका ऑप्शन कौन सा? सी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। तो और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, ये अपनी एप्लीकेशन के बारे में आपको फिर वापस बता देता हूं। अभी मैं ब्रदर्स कोचिंग की एक एप्लीकेशन है। कौन सी कोचिंग एप्लीकेशन है? टेस्ट माफिया के नाम से एक एप्लीकेशन यूज करते हैं। वो कौन सा माफिया? टेस्ट माफिया। भयंकर रूप से माफ किए जाते हैं क्या पाप, यहाँ पे सारे दुखते हैं। अपनी एक वेबसाइट है, यहाँ पे वेबसाइट है, सॉरी, यहाँ पे अपनी वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम www.testmafia.in, यानी कि जब आप गूगल के ऊपर जाओगे, गूगल के ऊपर जाके इस साइट को लगाओगे www.testmafia.in, तो यहाँ पे उसके बाद जो प्लेटफॉर्म ओपन होगा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे और रिकॉर्डेड कोर्सेज। आप बोलोगे सर ये काम क्या आएगी? काम कुछ भी नहीं, कोई आपको रेसिपी वगैरह नहीं सिखाएगी, ये कोई काम नहीं आएगी। कोई घूमने का आपको नई तरीका बताएगी कैसे घूमे जाए। लेकिन टेस्ट सीरीज वो होगी जो कि एसएससी के एग्जाम में काम आती हो, जो बैंकिंग के एग्जाम में काम आती हो, रेलवे के एग्जाम में काम आती हो, या फिर डिफेंस के एग्जाम में, या फिर डीआरडीओ के एग्जाम में काम आती हो। वो सारी टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलेगी। सारी ऑनलाइन कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलेंगे, रिकॉर्डेड कोर्सेज सारे कंप्लीट आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो भी कोर्सेज होते हैं बहुत कम दाम में मिलेंगे। लेकिन एक फ़ायदा, अगर वहाँ पे जाके आप सीधा देखोगे तो शायद 1100, 1200, 1500 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप वहाँ पे दीपक नाम से कूपन कोड को यूज़ करोगे, कूपन कोड दीपक को यूज़ करोगे, तो कम से कम आपको 70 या 80% का डिस्काउंट मिलेगा। 70 या 80% का डिस्काउंट मिलेगा। एक बार आप दीपक कोड को यूज़ करना और 70 से 80% का डिस्काउंट लेकर मजे करना। आगे चलते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से एक बात और आज नहीं बताऊंगा आपको। भारतीय मानक समय आधारित है। भारत का मानक समय यानी कि क्या? भारत में जो मानक समय माना जाता है, पूरे देश में एक ही मानक समय माना जाता है, पूरे देश में एक ही मानक समय माना जाता है। वो कौन सी क्या चीज़? सी, अभी देख लेते हैं। सी,
भारत का मानक समय माना जाता है वो कौन सी रेखा निर्धारित की गई? तो मैंने आपको बेसिक सा बताया था, भारत में जो देशांतर होते हैं या फिर विश्व में अगर लॉन्गिट्यूड की बात करूं, इन लॉन्गिट्यूड का काम ही क्या होता है? डेट एंड टाइम को बताना। डेट एंड टाइम यानी कहूं मैं दिनांक व समय को बताना। दिनांक व समय को बताने का काम सिर्फ किसका होता है? देशांतर का काम होता है। देशांतर का काम होता है, भारत कौन से देशांतर के मध्य आता है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के मध्य भारत पड़ता है। तो उसी प्रकार इसके मध्य में, ये भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम है 82.5 डिग्री। भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री देशांतर, ये पूर्व में पड़ता है, 0 डिग्री के पूर्व में पड़ता है। इसे पूर्वी देशांतर कहा जाता है। इसे पूर्वी देशांतर कहा जाता है, जो कि भारत के मध्य में गुजरती है 82.5। इसी 82.5 डिग्री को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। यानी कि जो भी समय का निर्धारण किया जाता है, जो भी समय का निर्धारण किया जाता है वो इस रेखा से किया जाता है। तो ये कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा? भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो कि स्थित है। यानी कि कहने का मतलब इसका यह पड़ता है, जो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री की बात की थी, कौन सी डिग्री? 82.5 डिग्री की बात की थी, 82.5 डिग्री। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का जो मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, उसके बाद एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन ये पूछ रहा है सबसे नजदीक किस स्थान से होकर गुजरती है? ऑप्शन के हिसाब से चुनना पड़ेगा। ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि जो भी प्रश्न होता है, जो भी आप एग्जाम देने जाते हो, तो हमेशा आंसर जो ऑप्शन होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। हमेशा आंसर जो 4 ऑप्शन होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो मैं कह दूं विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो वो कौन सी? माउंट आबू, वो सॉरी एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है एवरेस्ट। लेकिन अगर वो एवरेस्ट ऑप्शन में ही ना दे, अगर वो एवरेस्ट ऑप्शन में ना दे, तो अपने को जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसने, उन 4 ऑप्शन में सबसे बड़ी चुननी पड़ेगी, क्योंकि वो एवरेस्ट तो ऑप्शन में है नहीं। तो मैं हमेशा हर क्लास में यही बोलता हूं भी जो भी आंसर होता है वो 4 ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होता है। तो अपने इस 4 ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा ये 82.5 डिग्री किसके नजदीक होकर से गुजरती है। चलो देखते हैं। तो दिल्ली के समीप से मैं बता देता हूँ, यूपी से होकर गुजरती है, इसके बाद एमपी से होकर गुजरती है, ये छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, इसके बाद ओडिशा से होकर गुजरती है और आंध्र प्रदेश से होकर, 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। दिल्ली तो इसके है ही, तो कट कर दो इसको। कोलकाता तो पश्चिम बंगाल की राजधानी बिल्कुल नहीं होगा। भोपाल तो एमपी की राजधानी, लेकिन एमपी इस प्रकार अगर पड़ता है तो यहाँ से, एमपी के यहाँ से होकर गुजरती है, लेकिन भोपाल यहाँ पे पड़ता है। इलाहाबाद के समीप, यूपी के इलाहाबाद के समीप एक स्थान पड़ता है, स्थान का नाम नैनीताल। कौन सा ताल? नैनीताल स्थान पड़ता है। इसी नैनीताल से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? 82.5 डिग्री गुजरती है। कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह रहे 5 राज्यों के नाम, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इसके हिसाब से इसका आंसर कौन सा होगा? इलाहाबाद के समीप। आगे चलते हैं। जल्दी से जो भी नया वीडियो को लाइक करो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, पानी लेके आना है होगा बोतल के अंदर पड़ी होगी, उनको बोल दो, सौरभ को बोल देना, ला देगा वो। अच्छा, जो भी नया है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बटन को, जो घंटी वाला बटन उसको भी दबा दो, क्योंकि कोई पैसे नहीं लगते आपके दबाने के। वैसे तो बढ़िया, आप वीडियो को लाइक हो, कोई इंस्टा चलाते हो तो किसी रील को लाइक कर देते हो, कमेंट भी लिख देते हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे कोई पैसे नहीं लगते। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपका ही भला कर रहे हैं, हमारे को 1% भी भला नहीं है। बस आपकी दुआ साथ रहे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। तो ये प्रश्न आप पढ़ो, इतने में मैं पानी पी लेता हूँ। ये प्रश्न आप पढ़ो। अच्छा, अगर प्रश्न नंबर 6 की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है?
ग्रीनविच रेखा की बात करें तो यहाँ पे मान के चलना 0 डिग्री, भारत का स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। 82.5 डिग्री इस साइड में है तो 0 डिग्री के इस साइड में पूरब में चलते तो टाइम में बढ़ती है, टाइम बढ़ता है, और इस साइड में टाइम में कमी आती है। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है तो यहाँ पे प्लस में चलेगा, यहाँ पे माइनस में चलेगा। इस साइड जाएंगे तो 82.5 इंटू में 4 को करेंगे तो क्या आएगा, 330 निकल के आएगा। यानी कि इसको 60 से अगर मैं भाग दूंगा तो 5.5 घंटे निकल के आएगा। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे, 5 घंटे 30 मिनट आगे पड़ता है, 5 घंटे 30 मिनट आगे पड़ता है। यह नॉर्मल सा प्रश्न पूछ रहा है। ग्रीनविच रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? इंग्लैंड से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर, एक सौर वेधशाला है वहां से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा गुजरती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर, ये वापस वही प्रश्न आ गया क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा मेरे को थोड़ा सा। भारत का दूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पे? यानी कि वो पूछ रहा है इस प्रकार का अपना भारत दक्षिण में पड़ता है, यहाँ पे क्या पड़ता है? अंडमान निकोबार पड़ता है। तो अंडमान निकोबार भी भारत का हिस्सा, यहाँ पे बिल्कुल दक्षिण में जो स्थान पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट पड़ता है। 6 डिग्री 4 मिनट पे जो स्थान पड़ता है उस स्थान का नाम है पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, मेलियन पॉइंट, या फिर मैं इसका कहूं ला हिसिंग पॉइंट, ला हिचिंग पॉइंट, या मैं इसे कहूं इंदिरा पॉइंट। जो भारत के दक्षिण में जो स्थान पड़ता है उस स्थान का नाम है पिगमेलियन पॉइंट या ला हिसिंग पॉइंट, या फिर पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जो 6 डिग्री 4 मिनट में पड़ता है। इसके नीचे पड़ती है कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा पड़ती है। भूमध्य रेखा यानी फिर इक्वेटर रेखा पड़ती है। तो अपन इससे पूछ रहा है भारत का दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पे है? यानी कि इसकी दूरी पूछ रहा है 876 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 876 किलोमीटर। यहाँ पे ये ऑप्शन सही होता है। आगे चलते हैं, तुरंत आगे प्रभाव से निकलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? इस प्रकार अगर भारत की निर्माण करते हैं तो भारत का लंबाई इस प्रकार, भारत की निर्माण करते हैं इस प्रकार, भारत का निर्माण करते हैं, खूबसूरत सा भारत बनाते हैं। यहाँ पे कौन सा सागर है? यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे अरब सागर है। यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी? यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे अरब सागर है। यहाँ गुजरात से और यहाँ पे पश्चिम बंगाल तक नीचे सागर की सीमा लगती है। गुजरात से पश्चिम बंगाल तक यहाँ पे सागर की सीमा लगती है। यहाँ पे गुजरात की सीमा, यहाँ पे सागर लगता है, लेकिन यहाँ पे सागर बिल्कुल भी नहीं लगता। यहाँ पे सागर बिल्कुल नहीं लगता। ये जो सीमा है इसे स्थलीय सीमा कहा जाता है। कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा कहा जाता है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई तो 15,200 किलोमीटर है। इसकी बात करूं तो भारत की तटीय सीमा की बात करूं तो 6100 किलोमीटर है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सुनने को मिले, इसके हिसाब से ऑप्शन देखने को मिले तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, 15,261 तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई है। यह तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई है, यह तो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है, कुल तटीय सीमा की, और ये 61 तो सिर्फ मेन बाउंड्री की तटीय सीमा की लंबाई पड़ती है। ये ऑप्शन कुछ भी नहीं है, इसका आंसर ये सही होगा। आगे तुरंत प्रभाव से आगे चलते हैं। वापस द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी पड़ती है? द्वीप के सहित की बात करें तो द्वीप के सहित इस प्रकार अपना खूबसूरत सा इंडिया होता है। इस साइड में कौन सा द्वीप होता है? लक्षद्वीप। इस साइड में कौन सा मान होता है? अंडमान निकोबार होता है। यहाँ पे इंडिया तो तटीय सीमा की लंबाई यहाँ से लगना शुरू हो जाती है। इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर पड़ती है। कितने किलोमीटर पड़ती है? 6100 किलोमीटर पड़ती है। लेकिन क्या लक्षद्वीप की सीमा नहीं लगती? क्या अंडमान निकोबार की सीमा नहीं लगती? सीमा तो लक्षद्वीप की भी लगती है, सीमा तो अंडमान निकोबार की भी लगती है, जो तटीय सीमा बनाता है।
हिस्से तो दोनों के दोनों भारत के है, कोई विश्व के थोड़ी ना है। ये दोनों भी हिस्से भारत के, भारत के दोनों यूटी कहे जाते हैं, भारत के दोनों केंद्र शासित प्रदेश कहे जाते हैं। तो इसकी सीमा को भी इंक्लूड किया जाएगा, इसकी सीमा को भी जोड़ा जाएगा। यानी मैं कहूँ 6100 इसकी सीमा हो जाती है, इन दोनों की सीमा को जोड़ूंगा तो 1416.6 किलोमीटर हो जाएगी। तो दोनों को कंबाइन करूंगा, यानी कि कुल जलीय सीमा निकल के आएगी, कुल जलीय सीमा निकल के आएगी, कुल जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर निकल के आएगी। इसके हिसाब से ये प्रश्न बिल्कुल सही होता है। यहां से आगे चलते हैं तुरंत प्रभाव से। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी, ये खूबसूरत सा फिर इंडिया आता है, ये खूबसूरत सा फिर इंडिया आता है। भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई तो 3214 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई तो 2933 किलोमीटर है। लंबाई तो 3214, ऊंचाई अगर चौड़ाई की बात करूं 2933। सबसे उत्तर का राज्य तो जम्मू कश्मीर लद्दाख पड़ता है, लद्दाख पड़ता है, लद्दाख पड़ता है। सबसे दक्षिण में तो तमिलनाडु पड़ता है, सबसे दक्षिण में तो तमिलनाडु पड़ता है। इस साइड में सबसे इस साइड में तो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। इस साइड में तो कौन सा, गुजरात पड़ता है, इस साइड में तो गुजरात पड़ता है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, लंबाई की पूछ रहे हैं, तो लंबाई बता देंगे 3214, 3214 जहां पे दिखे उसको टिक करो, जल्दी से निकलो। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अपने को क्या कहा, भारत की पूरब से पश्चिम में, भारत की पूरब से पश्चिम में कब से आपको दिख नहीं रहा, ढंग से दिख नहीं रहा तो आप मेरे को बता सकते हो। नहीं दिख रहा आपको, चलो कोई बात नहीं, दिख रहा होगा अभी। भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी, अभी वापस बता के आए थे भारत की लंबाई तो कितनी, चौड़ाई। लेकिन यहां से एक बात और बता दूंगा आपको मैं, ढंग की बात जो पिछली बार नहीं बताई थी वो अब की बार बता दूंगा। लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर है, 3214। चौड़ाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। पिछली बार तो मैं आपको क्या राज्य बता के गया था, अब की बार मैं आपको वो स्थान बता दूंगा, वो लोकेशन बता दूंगा जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पड़ता है, जो सबसे दक्षिणी पड़ता है, सबसे पूर्वी पड़ता है और सबसे पश्चिमी पड़ता है, तो वो आपको बता दूंगा। भारत का सबसे उत्तरी स्थान पड़ता है, उसे इंदिरा कोल कहा जाता है। कौन सा कोल कहा जाता है, उसे इंदिरा कोल कहा जाता है। कौन सा कोल, उसे इंदिरा कोल कहा जाता है। सबसे दक्षिण में पड़ता है, उसे कौन सी कुमारी कहा जाता है, उसे कन्याकुमारी कहा जाता है। उसे कौन सी कुमारी, उसे कन्याकुमारी कहा जाता है। उसे कौन सी कैमोरिन कहा जाता है, कि उसे केप कैमोरिन कहा जाता है, उसे केप कैमोरिन कहा जाता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल कहते हैं, सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी केप कैमोरिन कहते हैं, सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का गोरमोता कहलाता है, गोरमोता कहलाता है। सबसे पूर्वी बिंदु भारत का कीबिथु कहलाता है, कीबिथु कहलाता है। यानी इसका प्राचीन नाम वालागु था। कौन सा गु था, वालागु था। दोबारा समझना, भारत की चौड़ाई तो ये है, लंबाई तो इतनी 3214, चौड़ाई 2933। अगर उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या फिर केप कैमोरिन पड़ता है। इस साइड की बात करूं गोरमोता पड़ता है, इस साइड में कीबुतु या फिर वालागु पड़ता है। एक बात और जल्दी से बता देता हूं, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट पड़ता है, यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट पड़ता है, यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पड़ता है, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट पड़ता है। जल्दी से यहाँ पे नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट लो तो ले लेना। इसके हिसाब से कौन सा, पूरब से चौड़ाई पूछ रहे तो 2933 किलोमीटर, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा 2933 किलोमीटर। आपको बहुत एक्स्ट्रा जानकारी दे दी, इतनी आपके काम की थी। भारत की तट रेखा की लंबाई पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं, फिर भी आपके फायदे के लिए आ रहे तो, क्योंकि कुछ मैं सोच समझ के लाया होगा, मेरे को मजा नहीं आ रहा होगा यहाँ पे बार बार प्रश्न लाने का। कुछ मेरे को अच्छा लगा भी यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो मेरे को लगा बन सकते हैं तो बना डालते हैं, लगा बन सकते हैं तो बना डालते हैं, तो मैंने बना डाला। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी, भारत की कौन सी तट रेखा पूछ रहे हैं, ऑप्शन के हिसाब से। अब मैंने पहली बार ही बोला था, हमेशा आंसर पे डिपेंड, ऑप्शन पे डिपेंड करता है किसी का उत्तर देना, ऑप्शन पे। अब अपने को पता है क्या पूछ रहे हैं, भारत की तट रेखा की लंबाई, तो अपने को पता है तट रेखा की मतलब वो कुल की बात कर रहा है। यह कह रहा है भारत की तट रेखा की लंबाई, यानी वो कुल टोटल की बात कर रहा है। भारत की टोटल बताओ, लेकिन टोटल में भाई साहब ने दी नहीं, 7516.6 तो भाई साहब ने दी नहीं यहाँ पे। टोटल भारत की 7516.6 नहीं दी, तो अपने क्या करें, अपने को 4 ऑप्शन में देखना पड़ेगा कौन सा सही हो सकता है। तो 6500 बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ इतना पता है भारत की मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर है, तो ऑप्शन के हिसाब से ये सही होगा, लेकिन वैसे इसका रियल तो 7516.6 किलोमीटर होगा। ये मैं जानबूझ के प्रश्न लेके आया तभी आपको पता चले।
दोबारा देख लेना, भारत की तटीय रेखा की लंबाई पूछ रहा है वो, तटीय रेखा की, यानी वो कुल की बात कर रहा है, मुख्य भूमि के साथ में द्वीपों की भी बात कर रहा है। उसको मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है उसको ऐसी बातें करने में, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा एंजॉय फील कर रहा है। लेकिन उसने भाई साहब ने ये आंसर नहीं दिया, तो अपने को इस ऑप्शन में से चुनना पड़ेगा। 6100 किलोमीटर ही होगी और इसका ए नंबर ऑप्शन सही होता है। आगे चलते हैं, जल्दी चलते हैं, तुरंत निकलते हैं। ये वापस फिर पैसे कमाने वाला तरीका अपने को वापस ले आए और पैसे कमा लेते हैं। जो नया है अभी बटन को सब्सक्राइब करो और जल्दी से वीडियो को लाइक करो, सभी ग्रुपों में शेयर कर दो और वीडियो को फैला दो। हमारी एक एप्लीकेशन है टेस्ट माफिया के नाम से, यहाँ पे टेस्ट फ्री होते हैं, टेस्ट फ्री होते हैं। उसका वेबसाइट के नाम से एक लॉगिन करना, गूगल के ऊपर जाना, गूगल के ऊपर जाना, गूगल के ऊपर जाना, गूगल के जहाँ पे आप सॉन्ग का डाउनलोड करते हो, गूगल के ऊपर जाना, वेबसाइट के ऊपर नाम लिखना www.testmafia.in, www.testmafia.in के नाम से लॉगिन करना। और जो प्लेटफॉर्म खुलेगा, जो आगे आपको जो भी प्लेटफॉर्म खुल के नजर आएगा, उसके अंदर हमारी टेस्ट सीरीज पड़ी होगी, उसके अंदर हमारे ऑनलाइन कोर्सेज पड़े होंगे, उसके अंदर हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज पड़े होंगे। सर ये क्या काम आएंगे? सर तो क्या काम आएंगे? सर तो कुछ भी काम नहीं आएंगे। ये क्या काम आएंगे? टेस्ट सीरीज क्या काम आएगी, ऑनलाइन कोर्सेज क्या काम आएंगे, रिकॉर्डेड कोर्सेज क्या काम आएंगे, ये बता देता हूँ क्या काम आएंगे। यह आपको एसएससी पास करवा देंगे, यह आपको जीडी पास करवा देंगे, रेलवे पास करवा देंगे, बैंकिंग पास करवा देंगे, इसके साथ डीआरडीओ पास करवा देंगे, डिफेंस सिस्टम, डिफेंस का जो भी एग्जाम होते हैं उसको भी पास करवा देंगे। इसके साथ साथ ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के जो भी मैटर है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम का, कंपटीशन एग्जाम का जो भी मैटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अपने कह सकते हैं जितने भी आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलते हैं यहाँ पे सभी आपको मिलेंगे। ऑनलाइन कोर्सेज की सुविधा यहाँ पे दी गई, पूरा रिकॉर्डेड कोर्सेज हमारा वहाँ पे मिलेगा, पूरा का पूरा मिलेगा। मेरी सारी वीडियो आपको थ्योरी के रूप में, इंडियन ज्योग्राफी सारी यहाँ पे कंप्लीट मिलेगी। अगर वैसे इसको परचेज करोगे तो कम से कम 1500-2000 के नीचे आ जाओगे, लेकिन आपको नीचे नहीं आना, किसी के नीचे नहीं आना, आपको ऊपर ऊपर रहना है। अगर ऊपर ऊपर रहना है तो कूपन कोड दीपक को यूज़ करना, ऊपर ऊपर रहना है तो कूपन कोड दीपक को यूज़ करना। और जैसे ही दीपक कूपन कोड को यूज़ करोगे, ये 1500-2000 का कोर्स आपको 200-300 में दिखने को लगेगा। तो बाहरी मात्रा में डिस्काउंट मिलेगा, 70 से 80% का डिस्काउंट, ओनली फॉर दीपक कूपन कोड को यूज़ करना। तो जल्दी से जाना और यहाँ से ऑनलाइन कोर्सेज जो भी आपको अच्छा लगे वो खरीद लेना। आगे चलते हैं, जल्दी चलते हैं, तुरंत प्रभाव से निकलना पड़ेगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? मान के चलना विश्व का 100% है, विश्व का 100% है, विश्व का 100% क्षेत्रफल है। ये अपना विश्व हो, ये प्यारा सा विश्व बना देते हैं, ये प्यारा सा, पता नहीं कितना खूबसूरत बना होगा। ये विश्व हुआ पूरा, इसका विश्व का क्षेत्रफल 100% है। कितने प्यार से लिख रहा हूँ मैं, विश्व का क्षेत्रफल 100% है। यहाँ पे अपने को टिक्कू सा दिखाई देगा, टिंगू सा दिखाई देगा, कौन सा? अपना इंडिया दिखाई देगा। कौन सा दिखाई देगा? अपना इंडिया दिखाई देगा, टिंगू सा इंडिया दिखाई देगा। तो अब जैसे आप एसएससी वाले, आप जैसे ही मैथ का यूज करते हो, आप कैसे परसेंटेज निकाल देते हो, उसी टिंगू से परसेंटेज निकालता है। तो टिंगू का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इंडिया, इंडिया बटे में क्या लिखेंगे? इंडिया बटे में विश्व को लिखेंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो आपका परसेंटेज निकल गया। यानी कि इंडिया का कितना प्रतिशत है विश्व के अंदर, भारत का कितना प्रतिशत है विश्व के क्षेत्रफल में। तो इंडिया ब्रैकेट में बटे में विश्व लिखेंगे, इनटू में 100 करेंगे। यानी कि पूरे भारत का क्षेत्रफल जब विश्व के क्षेत्रफल के ऊपर लिखा जाएगा, इनटू में मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो सामने निकल के आएगा भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आंकड़ा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42, 2.42। यहाँ पे 2.4 दिखाई दे रहा है, लेकिन करेक्ट 2.42 ये होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और अगर ये तो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहे हैं, लेकिन एक आंकड़ा आपको मैं और बता देता हूँ, फालतू का आंकड़ा बता देता हूँ। जनसंख्या के हिसाब से अगर विश्व में 100% जनसंख्या निवास करती है, तो विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत पाया जाता है? विश्व की जनसंख्या का भारत में 17.5% पाया जाता है। 17.5% पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना।
ये तो क्षेत्रफल इतना पाया जाता है, विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.42 भारत में, लेकिन 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 क्या 17.5% जनसंख्या भारत में पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। विश्व के दूसरे नंबर पे जनसंख्या पड़ती है, कौन से नंबर पे पड़ती है, दूसरे नंबर पे पड़ती है। जल्दी से चलो 14 नंबर प्रश्न पे बिलोंग करते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, समुद्र तल से बात करें तो कितने प्रतिशत भाग के भारत में पर्वत पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत भाग के भारत में पर्वत पाए जाते हैं? 10% भाग पे भारत में क्या पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। 10% भाग के भारत में क्या पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। कोई यहाँ पे आंकड़ा याद करने वाला बात नहीं है, बस इतना सा याद रखना। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग में पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 29.3। वो आपको पूछ रहा है पर्वत प्लस में पहाड़ियां, तो आपको दोनों को मिला के करना होगा 29.3%। कितना प्रतिशत? 29.3। अकेले पर्वत की बात करें तो 10% होगा, लेकिन पर्वत पहाड़ियों की बात करें तो 29.3% होगा। ये आंकड़ा बिल्कुल सही होगा। तो आगे तुरंत प्रभाव से आगे निकलते हैं। प्रश्न एक और उसने भयंकर सा पूछ लिया, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार पाया जाता है? पठार यानी कि क्या? भारत में सर्वाधिक तो मैदान पाया जाता है, सॉरी हाँ, भारत में सर्वाधिक तो मैदान पाया जाता है। 2 नंबर पे भारत में पठार पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक तो क्या पाए जाते हैं? मैदान पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक मैदान यानी कि 43% भारत में मैदान पाए जाते हैं। और पठार 2 नंबर पे आते हैं, यानी कि 27.7% पे पठार पड़ते हैं। मैदान भारत में अगर आपसे कभी भी पूछ ले कोई भी एग्जाम में, भारत में सर्वाधिक कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है, कौन से स्थल की आकृति है? पर्वत, पठार, पर्वत सबसे ज्यादा, पठार सबसे ज्यादा, मरुस्थल सबसे ज्यादा, या फिर पहाड़ियां। भारत में सर्वाधिक मैदान पाए जाते हैं जो नदियों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। यानी कि मैं कहूं भारत में सर्वाधिक विस्तार किसका? मैदानों का विस्तार है। कितने प्रतिशत? 43% रखता है। कितने प्रतिशत रखता है? 43% रखता है। दूसरे नंबर पे पठार पड़ते हैं, यानी कि 27.7% पड़ते हैं। जल्दी से आगे निकलते हैं। 17 नंबर ऑप्शन। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान? वापस आ गया मैदान, यानी कि फर्स्ट नंबर का, यानी कि फर्स्ट नंबर जहां पे 43 दिखे उसको टिक करो जल्दी से, कोई लेना देना नहीं है कोई भी। यहां पे बता दो, ये पर्वत वाला हिस्सा हुआ, ये पर्वत वाला हिस्सा हुआ, ये तो पठार वाला हिस्सा हुआ, ये पर्वत वाला हिस्सा हुआ, ये तो पठार वाला हिस्सा हुआ, और ये कौन सा हिस्सा हुआ, और ये कौन सा हिस्सा हुआ? दोनों, ये पहाड़ी वाला हिस्सा हुआ, पहाड़ियों वाला, और ये कौन सा हिस्सा हुआ? ये मैदान का हिस्सा हुआ। यानी कि मैं कहूं, यानी कि मैं ऐसे कहूं, यानी मैं आप साफ साफ शब्दों में कहूं तो भारत में एक ही, यहां से पूरा डायग्राम आप निकल लेना, यहां से पूरा लिख लेना। ये ऊपर अभी ये भी नहीं टिक रहा, पता नहीं इसके अंदर क्या आ गया। तो यहां से चारों के चारों बता देता हूं। भारत में सर्वाधिक तो मैदान पाए जाते हैं, भारत में सर्वाधिक तो मैदान पाए जाते हैं। कितना प्रतिशत? 43% पे। भारत में दूसरे नंबर पे तो पठार पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं। कितना प्रतिशत पे जाए? 27.7% पे। ये पता नहीं क्या चिंगू मिंगू से आगे, कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। तीसरे नंबर पे बात करते हैं भारत में, तीसरे नंबर पे तो पहाड़ियां पाई जाती है, पहाड़ियां। और चौथे पे बात करते हैं तो भारत में चौथे नंबर पे पर्वत पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक तो पर्वत पाए जाते हैं। अगर मैं इस प्रकार लिखूं तो भारत में सर्वाधिक तो मैदान पाए जाते हैं, सर्वाधिक तो भारत में मैदान पाए जाते हैं। 2 नंबर पे भारत में पठार पाए जाते हैं, 3 नंबर पे भारत में पहाड़ियां पाई जाती है, पहाड़ियां पाई जाती हैं, और 4 नंबर पे भारत में पर्वत पाए जाते हैं। आपसे कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन अपने देने के लिए तैयार है। 43% यहाँ पे पाया जाता है, 27.7% यहाँ पे पाया जाता है, और 18.6% यहाँ पे, और लास्ट में 10.7% यहाँ पे पाया जाता है। तो बड़ा बड़ा याद रखना, 43 को, 27 को, 18 को और 10 को। और जल्दी से यहाँ से निकलता है। क्या पूछ रहा? मैदान पूछ रहा, मैदान पूछ रहा, टिक करो, जल्दी आगे चलो। एक ही प्रश्न में आपको चारों बातें बता दी, तो आप जल्दी से कमेंट में अच्छा सा जवाब लिख दो। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ऐसे लिख दो तो मेरा भी थोड़ा सा हौसला बढ़ जाएगा। तो अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। जल्दी से जो वीडियो को अभी नए देख रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और बटन को सब्सक्राइब कर देना, बटन को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और जो अभी नए आए चैनल के ऊपर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे वाला बटन दबाओ और जल्दी से वीडियो को देखो।
भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है? इस प्रकार अगर मैं तटीय सीमा की बात करूं तो तटीय सीमा की पहली जो सीमा आती है उसे प्रादेशिक सीमा बोलते हैं। प्रादेशिक सीमा यानी कि इस समुद्र तट से लेकर जो सीमा चलती है वो 12 मील तक जो सीमा होती है, समुद्र तट से लेकर जो 12 मील तक सीमा होती है उसे प्रादेशिक सीमा कहते हैं। यानी कि इस सीमा के अंदर भारत का पूरा अधिकार होता है। इस सीमा के अंदर जो भी खनिज निकलेगा, जो भी फ्यूल के साधन निकलेंगे, जो भी अपने को प्राप्त होगा, जो भी अपने को मिलेगा, या फिर किसी विश्व के दूसरे देश के जहाज यहाँ से गुजर रही है तो भारत वाले उससे टैक्स ले सकते हैं, क्योंकि इस सीमा के अंदर भारत का पूर्ण अधिकार होता है। तो पूछ रहा प्रादेशिक सीमा कहाँ तक होती है? 12 मील तक। कौन सी सीमा होती है? प्रादेशिक सीमा होती है। कौन सी सीमा? प्रादेशिक सीमा, जिसके ऊपर भारत का पूर्ण अधिकार होता है। पूर्ण अधिकार होता है, पूर्ण अधिकार होता है। जल्दी से लिखना, क्या लिखना, क्या लिखना, कुछ नहीं लिखना। प्रादेशिक सीमा पूछ रहे हैं तो 12 मील तक होती है। कितने मील तक होती है? 12 मील तक होती है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक करता है? भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तय करता है? कितने समुद्री मील की दूरी तय करता है? इस प्रकार सबसे पहली सीमा होती है उसे बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। कौन सी सीमा? प्रादेशिक सीमा। दूसरी सीमा होती है इसे बोलते हैं संलग्न सीमा, संलग्न सीमा। और तीसरी सीमा होती है इसे बोलते हैं आर्थिक सीमा, अनन्य आर्थिक सीमा, आर्थिक सीमा। 3 प्रकार की सीमा होती है। इसकी दूरी होती है 12 मील तक, इसकी दूरी होती है 24 मील तक, और इसकी दूरी होती है 200 मील तक। अभी अपने से क्या पूछ रहा? संलग्न सीमा प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने चलती है? प्रादेशिक जल सीमा से आगे कितने चलती है? वैसे ही यहां से लेकर तो 24 मील तक होती है, लेकिन पूछ रहा प्रादेशिक जल सीमा से आगे कितने चलती है? यहां से लेकर आगे तो ये 24, मतलब 24 यानी कि 12 ही चलती है, क्योंकि 12 तो पीछे आगे, तो इससे आगे तो ये 12 चलती है, लेकिन वैसे इसकी लंबाई 24 होती है। यहाँ पे 12 चलती है, तो यहाँ पे देख लेंगे भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कि यह क्षेत्र प्रादेशिक सीमा से कितने आगे चलता है? 12 मील आगे चलता है। कितने मील? 12 मील। एक बात और अच्छी सी बता दूं, वैसे अगर सड़कों के हिसाब से देखें तो 1 मील की जो लंबा होता है, 1 मील होता है, वो लगभग 1600 मीटर होता है। 1600 मीटर से थोड़ा सा कम होता है, 1600 मीटर से थोड़ा सा कम होता है। इसे 1 मील। जो आर्मी की जो रनिंग होती है, जो दौड़ होती है, इसे अपने आर्मी की दौड़ बोलते हैं, वो पूरी 1 मील की होती है, यानी कि 1600 मीटर की होती है, पूरी 1 मील की। लेकिन जल के अंदर जो 1 मील होती है ना, जल के अंदर 1 मील, वो यानी कि 1857 मीटर की होती है। सॉरी, 1876 मीटर की होती है। यानी कि बड़ा याद रखना, लगभग 1800 मीटर, लगभग 1800 मीटर, और ये लगभग 1600 मीटर। सड़कों के ऊपर जो मील होती है वो 1600 मीटर की होती है, जल के अंदर जो मील होती है वो 1800 मीटर की होती है। कितने मीटर की? 1800 मीटर की होती है। इसके हिसाब से देखिए तो अपना ये और सही होकर आगे की ओर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन, अपना अंतिम क्वेश्चन, इसको देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन, भारत की एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी कि जो लास्ट की बात करें, बिल्कुल लास्ट की बात करें, संलग्न क्षेत्र के आगे कितने होता है? संलग्न क्षेत्र के आगे, यानी कि मैं इस प्रकार की बात करूं, यह भारत की जलीय सीमा हुई, यह भारत की जलीय सीमा होती है। सबसे पहली सीमा तो कौन सी आती है? प्रादेशिक सीमा आती है। कौन सी सीमा? प्रादेशिक सीमा आती है। दूसरी कौन सी? संलग्न सीमा आती है। दूसरी संलग्न सीमा, और तीसरी आर्थिक सीमा आती है। कौन सी सीमा? आर्थिक। यह तो कितनी 12 मील होती है, यह कितनी 24 मील होती है, और यह 200 मील होती है। आरएस के एग्जाम में सीधा पूछा गया प्रश्न है, आर्थिक सीमा की लंबाई 200 मील होती है। यह पूछ रहा संलग्न क्षेत्र के आगे आर्थिक सीमा की लंबाई, यानी कि यहां से आगे पूछ रहा है, यहां से इसकी दूरी पूछ रहा है, तो 200 में से अगर 24 चले जाते हैं तो कितने? 176 बचते हैं। 176 मील बचती है, लेकिन 176 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अब की बार यहाँ से अपने को ऑप्शन से चुनना पड़ेगा, यानी कि 200 मील। अपन सीधा बता देंगे एकांतिक आर्थिक क्षेत्र की जो लंबाई होती है वो 200 होती है। अगर करेक्ट की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल ये गलत होता, क्योंकि यहाँ पे 176 ऑप्शन में नहीं है।
करेक्ट आंसर इसका 176 होता, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसका 200 मील बिल्कुल सही होगा। 200 मील भी पूछ रहे सीधा, आर्थिक क्षेत्र की लंबाई तो 200 बता देंगे, लेकिन इसके आगे की बात कर रहा है, संलग्न सीमा के आगे की बात कर रहा है तो 176 मीटर होता, 176 मील होता, सॉरी 176 मील होता। तो यहाँ पे अपना 200 मील सही होगा, करेक्ट इसका 176 मील होगा। और जैसे ये कंप्लीट कर लेते हैं अपने सामान्य परिचय के 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे होते हैं। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, कुछ है या नहीं, कुछ है या नहीं, कुछ ऑफर हो चाहिए आपके लिए। ये वही ऑफर है जो दीपक कोड को यूज़ करना और पैसे कमाना, इस कोड को यूज़ करना और टेस्ट सीरीज खरीदना, यहाँ से ऑनलाइन कोर्सेज प्राप्त करना, रिकॉर्डेड कोर्सेज प्राप्त करना बहुत कम फीस में। दीपक कोड को यूज़ करोगे तो 70% से 80% के मध्य आपको डिस्काउंट मिले। बहुत बड़ी मात्रा में डिस्काउंट होता है, ये 70 से 80% का डिस्काउंट बहुत बड़ी मात्रा में डिस्काउंट होता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आगे चलते हैं अपनी नई क्लास के अंदर और धन्यवाद आप सभी का।